नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर देख रहे हैं 10 तक। मई के महीने में गर्मी पड़ती है, यह सत्य उसी तरह से है जैसे सूरज पूरब से निकलता है। लेकिन दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक बढ़ा हुआ तापमान गर्मी का सत्य हमेशा नहीं रहा है। 3 बड़ी बातें आप नोट कीजिए। पहली बड़ी खबर, दुनिया के सबसे गर्म, सबसे ज्यादा तापमान वाले 15 शहरों में भारत के 10 शहर हो जाएं, ये भी हमेशा से होता नहीं आया है, अभी भी हो रहा है। दूसरी बड़ी खबर, 122 साल का इतिहास देखें तो मार्च सबसे गर्म और अप्रैल चौथा सबसे गर्म महीना बना। इसके अलावा तीसरी बड़ी खबर, मई में तापमान रविवार को दिल्ली में कुछ जगहों पर 49 डिग्री को पार कर गया। यह ऐतिहासिक गर्मी का एक रिकॉर्ड है। अब प्रश्न ये कि आगे क्या होगा, कब तक ऐसे ही झुलसाती गर्मी की दस्तक देश में पड़ेगी, और ये सब आपको बताने के लिए हमने ये खबर दस्तक के पहले हिस्से में इसलिए चुनी है क्योंकि दावा है कि हमारे देश में हर साल तेज तापमान, गर्मी, हीट वेव के कारण 83,700 लोगों की जान चली जाती है। आंखों में ऐसे जलन होने लगती है जैसे किसी ने अंगारे डाल दिए हो आंखों में, और पूरा पैक होके पड़ना पड़ता है मुंह बांध के, और पूरा, और यहाँ पे टेम्परेचर करीबन 47 प्लस चल रहा है। एकदम समझ लीजिए कि एकदम आग की लपट बरस रही है। हाथ और पांव में ऐसे लग रहा था जैसे एकदम कोई आग की लपट के बीच में ढकेल दिया हो। इतनी गर्मी पड़ रही है कि छाया में भी पसीना आ रहा है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, इस वजह से बहुत दिक्कत आ रही है। सुबह 9 बजे से ऐसी हालत हो जाती है कि बाहर नहीं निकले। शाम को 6 बजे तक ऐसा ही माहौल रहता है। इतनी गर्मी है कि बिल्कुल चला नहीं जा रहा है। बहुत दिक्कत हो रही है। दिन ब दिन टेम्परेचर बढ़ रहा है। अभी ये हाल है तो आगे क्या होगा। तापमान इतना ज्यादा कि गर्म हवा की लेयर बन गई। सूरज का प्रकाश जब सड़क पर पड़ रहा तो पानी की चमक का आभास दे रहा। पूरी प्रक्रिया मृग मरीचिका कहलाती, क्योंकि ऐसी गर्मी है जो इतिहास खोजते भारत में इतिहास बनाते हुए पड़ रही है। इतनी गर्मी की सैटेलाइट इमेज से देखें तो दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा में ये जो लाल लाल दिख रहा है, यह गर्मी के वो टापू हैं। हालत ये कि दुनिया के शहरों का तापमान बताने वाले इंडेक्स में 15 सबसे गर्म शहरों के बीच 10 तो भारत के, जिनमें यूपी का बांदा 16 मई को 49 डिग्री तापमान के साथ सबसे गर्म शहर के तौर पर दर्ज हुआ। चूरू में 48 डिग्री तापमान रहा। राजस्थान के पिलानी में 47.7 डिग्री, गंगानगर और यूपी के झांसी में 47.6 डिग्री, नारनौल में 47.5, मध्य प्रदेश में छतरपुर के नौगांव में 47.4, हरियाणा के रोहतक में 47.3 डिग्री तापमान रहा। इतनी गर्मी है कि राजस्थान के चूरू में तेज पारे के कारण गर्मी में बिजली सप्लाई करते हुए ट्रांसफार्मर तक फेल हो जा रहे हैं, आग का गोला बन जा रहे हैं। डिग्री में ट्रांसफार्मर जला दो करेंगे। इसीलिए तो राजस्थान के धौलपुर में 47 डिग्री तक पहुंचकर टेम्परेचर टेंशन देने लगा, तो ट्रांसफार्मर की गर्मी शांत करने के उपाय खोजे गए ताकि यहाँ भी चूरू की तरह चढ़े हुए पारे में आग न लग जाए। यही चूरू था जहाँ मई की शुरुआत में इतनी गर्मी पड़ने लगी कि 2 मई को हमने ही दिखाया था कैसे पापड़ किसी गैस के चूल्हे पर नहीं बल्कि नंगे पैर चलने पर छाले दे देने लायक गर्मी उगलती सड़क पर सिक जा रहे हैं। मई के पहले हफ्ते की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर बाईं तरफ है, जो बता रही हैं कि लू के थपेड़ों और चूल्हे के कोयले जैसी सड़क में सिकता ये पापड़ गवाह है रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का, जिसमें तीसरे हफ्ते तक जनता को बिजली सप्लाई करने वाले 300 ट्रांसफार्मर दावा है कि आग का गोला बनकर झुलस गए। राजस्थान की गर्मी का हिसाब ये कि दुनिया के टॉप 10 गर्म शहरों में अकेले राजस्थान के 3
गर्मी इतनी है कि भीलवाड़ा में गोदाम में रखा गुड़ पिघलकर पानी की तरह बहने लग गया, जहां गुड़ की गर्मी निकलकर बहने लग गई है। गर्मी दिन ब दिन जैसलमेर में तापमान 48 डिग्री से भी ऊपर जा रहा है। लोग बेहाल तड़प के कई लोगों की मृत्यु हो रही है। गर्मी इतनी जबरदस्त है कि बाहर निकलते हैं तो सोचते हैं हाफ बाजू की टी शर्ट पहने, हाफ बाजू की शर्ट पहने, लेकिन अभी भी हमने फुल आस्तीन का शर्ट पहन रखा है। इतनी गर्मी का स्किन में कई प्रकार की बीमारी हो जाती है। इतने सालों में कभी इतनी धूप नहीं देखी, इस साल बहुत ही ज्यादा है। कई साल का रिकॉर्ड टूटा है। बच्चे भी बाहर नहीं निकल पा रहे, बीमार हो रहे हैं, लू लग रही है। उसके लिए हम लोग यही नींबू पानी दे रहे हैं, शिकंजी बना रहे हैं। हो सकता है कि आप कहें कि अरे राजस्थान में गर्मी तो हर साल तेज पड़ती है। हो सकता है आप सोचें कि राजस्थान में तो सूरज यूं ही तपता है। आपकी बात सही है, लेकिन दिल्ली और आसपास के इलाके इतना नहीं तपते जितना रविवार को झुलस गए, जब मंगेशपुर में 49.2, नजफगढ़ में 49.1, गुरुग्राम में 48.1 डिग्री, जाफरपुर में 47.5, पीतमपुरा में 47.3 और नोएडा में 47.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। इतना तापमान दिल्ली में चढ़ा कि मौसम वैज्ञानिक कहने लगे इतना तो अनुमान भी नहीं था। कभी उम्मीद करी थी कि दिल्ली का पारा जो है वो इस तरीके से 49 तक पहुंच जाएगा? नहीं, हमारी फोरकास्ट भी इतने टेम्परेचर की नहीं थी। हालांकि हमारी फोरकास्ट भी हम कह सकते हैं कि 2 से 3 डिग्री के आसपास आउट रही। हमारी जो फोरकास्ट थी 45 और 46 के आसपास की थी। सवाल उठता है कि अनुमान तोड़ गर्मी पड़ कैसे रही। सवाल की वजह सिर्फ ये नहीं कि दिल्ली में तापमान रविवार को 49.2 डिग्री तक पाया गया। सवाल की वजह ये भी कि जिस जम्मू कश्मीर में गर्मियों में आप घूमने जाते हैं, वहाँ भी 30 डिग्री के पार है पारा। श्रीनगर एयरपोर्ट पर 33.5 डिग्री, अनंतनाग में 33.4, कुपवाड़ा में 31 डिग्री, जबकि जम्मू एयरपोर्ट पर 45 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। गर्मी बेइंतहा पड़ने का कारण मौसम वैज्ञानिक बताते हैं मार्च, अप्रैल और फिर मई के महीने में भी आमतौर पर होने वाली बारिश में भारी गिरावट। तो क्या सिर्फ इसी वजह से सुबह 6 बजे उठिए तो 10 बजे टाइप फील होता है? 8 बजने तक सूरज दोपहर 12 बजे की गर्मी का एहसास कराने लगता है? मौसम वैज्ञानिक चरण सिंह ने जो कारण बताया, हमने उसके आंकड़े खंगाले, जो बताते हैं कि मार्च में जहां आमतौर पर दिल्ली में 15.9 मिलीमीटर तक बारिश हो जाती थी, इस बार मार्च पूरा सूखा बीत गया। अप्रैल के महीने में जहां दिल्ली में सामान्य तौर पर 12.2 मिलीमीटर तक की बारिश दर्ज की जाती रही, वहीं इस बार अप्रैल में सिर्फ 0.3 मिलीमीटर बारिश हुई। मई की बात करें तो पिछली बार मई में दिल्ली में 144.8 मिलीमीटर तक कुल बारिश हुई थी। तब पूरी मई 2021 में दिल्ली में तापमान 41.6 डिग्री तक गया। इस बार 1.4 मिलीमीटर बारिश ही मई में हुई और तापमान मंगेशपुर में दिल्ली के 49.2 तक पहुंच गया। सवाल उठता है कि उफ, ये गर्मी आखिर अभी कब तक कहना पड़ेगा? मौसम वैज्ञानिकों से पूछकर इसका जवाब हम आपको आगे देने जा रहे हैं। दिल्ली से वरुण सिन्हा के साथ आज तक ब्यूरो। रविवार को दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बाद अनुमान है कि अब 20 मई तक दोबारा 45 डिग्री या उसके पार तक तापमान जा सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 20 मई के बाद दिल्ली में थोड़े बादल और हल्की बारिश भी हो सकती है। 22 मई को अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक जा सकता है, जबकि इस हफ्ते अधिकतम तापमान दिल्ली में 40 डिग्री तक रह सकता है। मतलब यह हुआ कि 22 मई से थोड़ी सी राहत गर्मी, हीट वेव और चढ़ते पारे से आपको और हमें मिल सकती है। लेकिन सिर्फ पारे से ही नहीं, बल्कि आम लोगों की जिंदगी में आने वाले खतरे से भी गर्मी को आंकना और सावधान रहना जरूरी है। यूं पानी की बौछार बीच सड़क पर लोगों के ऊपर करने का कारण सिर्फ गर्मी है, जो जोधपुर जैसे शहर में 45 डिग्री तक पड़ने लगी तो नगर निगम ने एंटी फॉग मशीन से पानी की फुहार वातावरण को थोड़ा शांत करने के लिए करानी शुरू की। ऐसी जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि तेज तापमान ही भारत में आतंकवाद से ज्यादा लोगों की जिंदगी छीनने का कारण बन जाता है। पहले आंकड़े देख लीजिए। लैंसिंग स्टडी के मुताबिक भारत में तेज तापमान और पारा बहुत नीचे जाने यानी अति गर्मी और अति ठंडी के कारण हर साल 6,55,400 लोगों की मृत्यु हो जाती है, जिसमें रिसर्च के मुताबिक भारत में हर साल 83,700 लोगों की जान जाने की वजह तेज गर्मी होती है।
इसमें सबसे ज्यादा चिंता बुजुर्ग और बच्चों की होती है, जो बहुत ज्यादा गर्मी नहीं झेल पाते तो जिंदगी के लिए मुश्किल हो जाती है। जबकि हमारा शरीर ही गर्मी को कंट्रोल करने के लिए खुद कई फैसले करता है। चाहे गर्मी हो या सर्दी, हमारे शरीर के अंदर का तंत्र हमेशा शरीर का तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस बनाए रखने की कोशिश करता है। जब गर्मी बढ़ती है तब मनुष्य के शरीर में दिमाग के पीछे का हिस्सा, जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं, ये शरीर के अंदर तापमान को रेगुलेट करने के लिए जिम्मेदार होता है। तापमान बढ़ने पर शरीर में ब्लड वेसल्स चौड़ी हो जाती हैं ताकि खून ठीक से शरीर के हर हिस्से तक पहुंच सके। पसीना निकलना, बहुत गर्मी पर मुंह खोलकर सांस लेना, खुली हवादार जगह पर जाना, ये सब शरीर के भीतर बने वो सिस्टम हैं जिनसे शरीर अपना तापमान नियंत्रित रखता है। ऐसे में फिर भी आप सुरक्षित रहें तेज गर्मी में, इसलिए हमने वरिष्ठ डॉक्टर राजीव सिंह से आपके लिए बात की है। इसमें अगर यदि हम बाहर निकलते हैं तो हम निश्चित रूप से हीट स्ट्रोक के चपेट में या लू लगने के चपेट में आ जाते हैं, या अगर गर्मी में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है तो भी आप एग्जॉस्ट होते हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। हीट स्ट्रोक का मतलब होता है अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर 104 डिग्री के ऊपर चला जाए तो हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है वो है पैरों में बहुत ज़्यादा क्रैम्प होने लगना, बहुत ज़्यादा पसीने आना, आगे चल के फिर जी मिचलाहट होना, उल्टी होना, यहाँ तक कि कन्फ्यूजन हो जाता है। और अगर यदि नहीं सावधानी बरते तो आदमी कोमा में चला जाता है, बेहोश हो जाता है। लक्षणों में ये आता है कि बहुत दिल की धड़कन बहुत तेज होने लगती है, पूरा हाथ पांव बिल्कुल ठंडे होने लगते हैं और मरीज शॉक में, कोमा में चला जाता है। किसी भी इंसान को जिससे लगा कि वो लू लग रहा है या हीट स्ट्रोक के लक्षण है, सबसे पहले तो उसे बिल्कुल ठंडे जगह पे रखें जहाँ कूलर एसी हो, कपड़े उसे हटाएं, अच्छे से हवा लगे, तुरंत उसके बदन को तुरंत ठंडे पानी से, जब तक आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं उससे पहले आप ठंडे पानी से, यहाँ तक कि बर्फ़ से बिल्कुल नहला दिया जाता है। सबसे ज़्यादा ये होता है कि जो हमारे आर्म पिट हैं, जो हमारे ग्रॉइन्स हैं, उन जगह पे गीले कपड़े या बर्फ़ को रख करके टेम्परेचर को नीचे लाया जाता है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है कि पहले हमारा बॉडी उसे एडजस्ट करने का प्रयास करता है। अगर एडजस्ट नहीं हो पाता तो बहुत पसीने निकलने लगते हैं सभी हमारी कोशिकाओं से, और टेम्परेचर बढ़ने का साइड इफेक्ट ये होता है कि ये कोशिकाओं का सेल डेथ हो जाता है। इसीलिए लू लगने से बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ होती है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा निकलने से बचें। दूसरा चीज़, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी में शारीरिक श्रम करने से बचें, एक्सेसिव एग्जॉशन ना होने पाए। तीसरा, अगर यदि कुछ भी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से पानी और इनकी मात्रा नॉर्मल से ज़्यादा लेते रहें। नमक वाले आइटम जो भी, चाहे आप पानी का नमक नींबू का रस बना के ले रहे हो, चाहे आप आम का रस बना के ले रहे हो या बेल का शरबत ले रहे हो, इसे लेते रहें। और अगर तनिक भी लक्षण शुरुआत हुआ कि हमें बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, हमें घबराहट हो रही है, पैरों में क्रैम्प हो रहा है, तत्काल ठंडे जगह पे पहुँचें और डॉक्टर से सलाह लें। देश में आपदा के कारण नागरिकों की होने वाली मृत्यु में 12% की वजह जानलेवा लू बनती है। आज हमने आपको इसीलिए रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की कहानी में वजह से लेकर बचाव तक की पूरी जानकारियां दी हैं। आज तक ब्यूरो। सरकार ने कहा था नया कृषि कानून आता तो किसान की उपज की खरीद दूसरे व्यापारी करते, किसान की आय दोगुनी होती, फायदा होता। लेकिन अभी देखिए हुआ क्या। हमारे देश में इस बार गेहूं किसान का सरकारी एजेंसी से ज्यादा व्यापारी खरीद कर ले गए। अब सरकार के पास दावा है कि अपनी योजनाओं के लिए भी गेहूं कम पड़ने की आशंका है। सरकार ने कहा कि भारत गेहूं का एक्सपोर्ट करके दुनिया भर का पेट भर रहा है। फिर अचानक 2 दिन पहले गेहूं के निर्यात पर सरकार ने रोक लगा दी। कारण ये कि गेहूं का संकट है। लेकिन अब एक्सपोर्ट रोकने से क्या ये संकट दूर होगा? महंगाई, आटे, गेहूं की कंट्रोल होगी? सीधे 5 सवाल से शुरू करते हैं। क्या गेहूं के कम उत्पादन का अनुमान लगाने में देश में देरी हो गई? क्या गेहूं की सरकारी खरीद करने में तेजी वक्त रहते नहीं दिखाई गई? क्या पहले दुनिया के तमाम देशों को गेहूं के निर्यात पर वाहवाही लूटने में जल्दबाजी की गई? क्या अब गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने से किसानों का ही सीधा नुकसान होगा? क्या अब गेहूं का निर्यात रोकने के बावजूद देश में आटा, बिस्किट, ब्रेड की महंगाई नहीं रुकेगी? देश के गांवों में किसान गेहूं उगाता है, तभी शहर से लेकर गांव के सभी लोग रोटी पाते हैं। लेकिन अब गांवों में गेहूं उगाने वाला किसान और शहर में रोटी खाने वाला नागरिक, क्या दोनों के लिए मुश्किल है? सवाल की वजह है जनवरी 2010 के बाद आटे की कीमत रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के मुताबिक 9 मई को देश में 1 किलो आटे की औसत कीमत 32 रुपए 91 पैसे रही, जबकि एक साल में 1 किलो आटे की कीमत 4 रुपए से ज्यादा बढ़ गई। मुंबई समेत कई जगहों पर 1 किलो आटा 49 रुपए किलो तक पहुंचने का दावा रहा।
ऐसी परिस्थिति में देश में गेहूं और आटे की कीमत कंट्रोल करने के मकसद से रविवार को गेहूं के निर्यात पर रोक का फैसला हुआ, लेकिन तब देश में सबसे ज्यादा गेहूं उगाकर देने वाले पंजाब और हरियाणा के किसान सवाल उठाने लगे। गेहूं के निर्यात पर बैन लगने के बाद अब गेहूं उत्पादकों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तरफ मौसम की मार, दूसरी तरफ अब नुकसान हो रहा है। मौसम की मार की वजह से सूखा पड़ने से जहां दाने का आकार छोटा रह गया और फसल कम हुई, वहीं अब सरकार ने निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे किसानों को प्रति क्विंटल 300 से 400 रुपए का नुकसान हो रहा है। एक एक करके समझते हैं। देश में मार्च के महीने में जब तेज गर्मी पड़ी तो दावा है तापमान ज्यादा रहने के कारण मुरझाने, सूख जाने से किसानों को नुकसान हुआ। दाने ज्यादा नहीं मिले तो किसानों को खेत में ही कम उपज मिल पाई। जो मौसम की मार पड़ी है इस बार की, जो टेम्परेचर सडनली स्पाइक किया मार्च के महीने में, जबकि ग्रेन फिलिंग स्टेज होती है गेहूं की, तो उसके करके जो शिवलिंग हुई है दानों की, और पंजाब में हम जानते ही हैं कि 5 क्विंटल पर एकड़ का नुकसान हुआ है किसानों को, और हरियाणा में भी तकरीबन इतना ही है। और ये जो लॉस है यही रिफ्लेक्ट हुआ है जो टोटल प्रोडक्शन देश की 105 मिलियन टन पे आंकी गई है। सरकार ने पहले खुद अनुमान लगाया था कि 111 मिलियन टन से ज्यादा का उत्पादन गेहूं का देश में होगा, लेकिन अब इसे घटाकर 105 मिलियन टन करना पड़ा। अनुमान है कि इस बार 45 लाख से 60 लाख टन गेहूं का उत्पादन कम होगा। अब आगे बढ़े उससे पहले जान लीजिए कि देश में खुद कितने गेहूं की जरूरत सरकार को पड़ती है और कितना गेहूं खरीदा गया। 26 मिलियन टन गेहूं की जरूरत तो सिर्फ पीडीएस के तहत जरूरतमंदों को अनाज देने की योजना में चाहिए, जबकि अप्रैल से सितंबर में देश में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए 5.4 मिलियन टन गेहूं की जरूरत होगी, जबकि इस साल 14 मई तक सरकारी गोदाम में खरीदकर 18 मिलियन टन गेहूं ही आ पाया। पिछले साल इसी वक्त 37 मिलियन टन गेहूं सरकार खरीद चुकी थी। यानी सरकारी गोदाम में सरकारी खरीद से गेहूं कम आया, क्योंकि दावा है कि सरकारी एजेंसियों की जगह व्यापारियों ने पहले ही किसानों को 2015 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी से ज्यादा कीमत देकर गेहूं खरीद लिया। इसीलिए दावा है कि उत्तर प्रदेश समेत 8 राज्यों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दिए जाने वाले राशन में केंद्र की तरफ से अब गेहूं की जगह भी चावल दिए जाने का फैसला हुआ, जिसकी रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, जिसमें केंद्र सरकार मुफ्त अनाज वितरण करा रही है, और वो योजना कोरोना काल में शुरू हुई थी और अभी वो जारी है। उसके तहत भी गेहूं और चावल दोनों दिया जा रहा था। उस योजना में भारत सरकार ने गेहूं के स्थान पे संपूर्ण चावल का अलॉटमेंट किया है। गेहूं नहीं देंगे तो कैसे चलेगा? लेबर वाला काम जानते हैं, इतना मेहनत का काम पड़ता है, तो दिन भर खर्चा कैसे काम चला पाएंगे? चावल से काम चलेगा? चावल से नहीं काम चलेगा। एक महीना खर्चा दे रहे थे, तेल और चना भी, गेहूं भी दे देते थे, वो भी नहीं मिल रहा है अब। यानी गेहूं पाने वाले गरीब आम आदमी पर असर पड़ने वाला है। अब किसानों का दावा है कि उन्हें बहुत ज्यादा फायदा एमएसपी के मुकाबले नहीं मिला। फायदा व्यापारी पाएंगे, जो एक्सपोर्ट बैन होने से देश की मार्केट में भी डिमांड बढ़ने पर गेहूं बेचकर पैसे ज्यादा कमाएंगे। लोगों को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। जैसे बैन लग गया, अब कणक बंद होगी, घरों में पड़ी है, गोडाउन में पड़ी है। जब वो लोगों की डिमांड बढ़नी, इन्होंने महंगे रेट में बेचनी है। दाम बढ़ेंगे यानी शहर में आटा, बिस्किट, ब्रेड खरीदने वाली जनता का भी फायदा नहीं होने वाला। ऐसे में सरकार क्या क्या कदम अब उठा रही है, जान लीजिए। जैसे जून से सितंबर के बीच 8 राज्यों में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दिए जाने वाले गेहूं की सप्लाई को रोककर चावल देने का फैसला हुआ। गेहूं उगाने वाले 6 बड़े राज्यों में 31 मई तक गेहूं की सरकारी खरीद की सीमा बढ़ा दी गई। सरकारी खरीद में देखी जाने वाली गेहूं की क्वालिटी में भी छूट अब दी जा रही है। 13 मई से गेहूं के निर्यात पर भी रोक लगा दी गई। लेकिन जानकार मानते हैं कि ये सारे फैसले काफी देरी से लिए जा रहे हैं। असली फायदा तो न किसान को होगा, न आम लोगों का। अधिकतर जो उसका मुनाफा है वो ट्रेडर्स की ही झोली में जाएगा,
और कोई ऐसा जो एक सोच होनी चाहिए थी सरकार की, मेरा ये मानना है कि अगर सरकार एक काम करती कि वो सारा स्टॉक किसानों को एक अच्छा दाम देकर प्रोक्योर करती, प्रोक्योर करके एफसीआई का काम ये होना चाहिए था कि वो जो है प्राइवेट ट्रेडर्स को आगे वो बांटता ताकि वो आगे एक्सपोर्ट कर पाते, लेकिन वो किसानों को कम से कम उसमें एक जो फायदा है वो सुनिश्चित हो जाता कि हम कम से कम उसका एडजस्टमेंट कर लेते कि भाई इतना परसेंटेज जो है वो बेनिफिट किसानों को जाना ही जाना चाहिए, ये नहीं कि वो वहां पर भी उनकी एक्सप्लॉयटेशन हो। खाद्य विभाग की ये दलील है देश में कि सरकारी गोदामों में गेहूं पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन क्या संकट वाकई संभल जाएगा या संकट को भांपने में देरी हुई है? मंजीत सहगल, मोहाली आज तक। वाराणसी में सर्वे के दौरान ज्ञान वापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया और इस शिवलिंग के बारे में कहा जा रहा है कि ये बेशकीमती पन्ना पत्थर का बना हुआ है, इसका रंग हरा है। हालांकि शिवलिंग के साइज को लेकर कई सारे दावे सामने आए, लेकिन सबसे ज्यादा हंगामा और सवाल इस शिवलिंग के मिलने वाली जगह को लेकर उठ रहे हैं। दावा है कि जहां पर ज्ञान वापी मस्जिद में लोग नमाज से पहले वुजू करते हैं, हाथ पैर धोते हैं, वहां पर इतना पवित्र शिवलिंग रखा हुआ था। अब हम आपके टीवी स्क्रीन पर उसी वजूखाने का ये पुराना वीडियो दिखा रहे हैं जहां से पवित्र शिवलिंग के पाए जाने का दावा हिंदू पक्ष कर रहा है। हर मस्जिद में वजूखाना होता है जहां पर लोग नमाज से पहले हाथ पैर धोते हैं, खुद को साफ करते हैं। ये उसी वजूखाने की एक पुरानी तस्वीर है जहां शिवलिंग मिलने से सवाल उठता है कि क्या इससे हिंदू पक्ष का दावा और मजबूत होगा? क्या अब ज्ञान वापी मस्जिद मंदिर बनेगी? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह के दरबार में दाखिल होने से पहले इस्लाम में वजू करने की परंपरा है, वो भी बहुत अदब के साथ। नमाज से पहले हाथ पैर धोने के लिए एक वजू खाना होता है जो तालाब जैसी जगह होती है। ऐसा ही वजूखाना वाराणसी की ज्ञान वापी मस्जिद में भी। दावा है कि ज्ञान वापी मस्जिद में जहां पर नमाज से पहले वजू किया जाता था, जिस वजू खाने में नमाजी हाथ पैर और कुल्ला करते थे, उसी वजू खाने में हिंदू धर्म का सबसे पवित्र शिवलिंग गहराई में धंसा हुआ था। हिंदुस्तान की धरोहर छिपी थी, वो शिवलिंग छिपा था जिसे हिंदू अनादिकाल से वहाँ स्थापित मानते हैं। लाल जी, आप कह रहे हैं बाबा मिल गए, कौन से बाबा मिल गए? बताइए। जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गया। 8 फीट ऊंचाई है और उसका व्यास 12 फीट है और ये वजू खाने के मध्य में प्राप्त हुआ है। उसको संरक्षित करने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष हमने अर्जी दी। वजू खाने में मछलियां भी वहाँ बताया गया। हाँ, मछलियों को गंगा जी में छोड़ने का व्यवस्था कर। ज्ञान वापी मस्जिद में पवित्र शिवलिंग से जुड़ी इस खबर ने भारतीय जनमानस को झकझोर कर रख दिया। ये उसी वजू खाने की तस्वीर है जिसमें से भगवान शंकर का पुराना शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। दावा है कि जब वजू खाने का पानी निकाला गया तो वहाँ से शिवलिंग मिला, जिसका इंतजार नंदी को सदियों से था। ये वजू खाना नंदी के ठीक सामने पड़ता है। शिव मंदिर में नंदी का मुंह शिवलिंग की तरफ होता है, इसीलिए सवाल उठ रहे थे कि आखिर क्यों नंदी का मुंह ज्ञानवापी मस्जिद की ओर है। सर्वे के बाद शिवलिंग मिलने से हिंदू पक्ष के उस दावे को बल मिल गया है जिसमें वो ज्ञानवापी के मंदिर होने का दावा करता रहा है। वजू खाने में पवित्र शिवलिंग के हिंदू पक्ष के दावे से सोशल मीडिया गरमाया हुआ है। हिंदू पक्ष की ओर से सवाल दागे जा रहे हैं कि शिवलिंग का पता न चल जाए, क्या इसीलिए तहखाने में सर्वे का विरोध हो रहा था? और क्या ज्ञानवापी में नमाज अदा करने वालों को वजू खाने में शिवलिंग होने की जानकारी थी? इन सवालों की वजह ये वजू खाना है जिसकी हर मस्जिद में नियमित साफ सफाई की जाती है। सवाल यह है कि अगर हिंदू पक्ष का दावा सही है तो फिर आज से पहले ज्ञानवापी में शिवलिंग क्यों नहीं दिखा? क्योंकि हिंदू पक्ष कहता है कि वजू खाने का पानी निकालने के बाद सर्वे टीम को शिवलिंग मिल गया। दावा है कि नंदी की मूर्ति के ठीक सामने मिले शिवलिंग का व्यास 12 फीट 8 इंच है। इसकी गहराई भी काफी है। हालांकि मुस्लिम पक्ष इस दावे को नकार रहा है। शिवलिंग नहीं मिला साफ इंकार है। बिल्कुल कार्रवाई समाप्त हो चुकी है माना जाए। हाँ, अभी बाबा मिल गए, नंदी के सामने बाबा मिले हैं। अरे भाई, तो वो कह रहे हैं, उनकी बात सुन लीजिए। ये अदालत से तय करेगी कि आपका भी तो पक्ष बताइए, क्योंकि वो ये दावा कर रहे हैं। मिले हैं क्या? मिले हैं क्या? नहीं, हमारे का नहीं। हिंदू मानते रहे कि तहखानों के बीचों बीच आदि विश्वेश्वर का स्थान है, जहां कभी
शिवलिंग स्थापित हुआ करता था। मूल विश्वेश्वर का मंदिर वहीं था। हिंदू पक्ष के इस विश्वास को शिवलिंग का बल भी मिल चुका है, जिसे हिंदू पक्ष ज्ञानवापी में प्राचीन मंदिर के सबसे पुख्ता सबूत के तौर पर पेश कर रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद न होकर मंदिर है, इसे लेकर कई दावे पहले भी पेश किए जा चुके हैं। दावा है कि ज्ञानवापी के जिन 3 कमरों का सर्वे किया गया, वहाँ पर सर्प, कलश, घंटियां, संस्कृत के श्लोक और स्वान की मूर्तियां मिली हैं। लेकिन सबसे बड़ा दावा ज्ञानवापी मस्जिद की मुख्य गुम्बद की इस दीवार को लेकर किया गया। बताया जाता है कि मंदिर का गर्भगृह यही है, जिसे औरंगजेब ने तोड़ दिया। अगर इस दीवार से लगे इस दरवाजे को हटा दिया जाए तो कोई भी गर्भगृह में जा सकता है। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे के साथ हिंदू पक्ष हरकत में आ गया। फौरन शिवलिंग के संरक्षण के लिए कोर्ट का रुख किया। दलील सुनने के बाद कोर्ट ने भी शिवलिंग को सुरक्षित करने का आदेश जारी कर दिया। प्रार्थना पत्र 78 गा स्वीकार किया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हो उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दें। सील किए गए स्थान पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी, पुलिस कमिश्नर वाराणसी तथा सीआरपीएफ कमांडेंट को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान को सील किया गया है उस स्थान को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने की पूर्णतः व्यक्तिगत जिम्मेदारी उनकी अधिकारी। कोर्ट ने अपने आदेश में शिवलिंग के आसपास जाने पर रोक लगा दी। अब यहाँ कोई नहीं जा सकता। यहाँ पर वजू करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही ज्ञानवापी में अब सिर्फ 20 लोगों के नमाज की बात कही गई है। अब जो ऑर्डर्स आए हैं उसमें साफ कहा गया सीआरपीएफ के जवान अब अंदर रहेंगे, उस एरिया की प्रोटेक्शन भी होगी। अब देखना है कि इसको लेकर आगे मुस्लिम पक्ष क्या जवाब देता है, क्योंकि कल बड़ा दिन होने वाला है। कल अब सर्वे खत्म हो गया है, कल इस पूरे मामले की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अदालत ने भले ही वजू करने पर रोक लगा दी हो, लेकिन एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का कहना है कि अगर ज्ञानवापी के वजू खाने में भी शिवलिंग मिला है तो भी वहाँ पर वजू होता रहेगा। वजू खाना था, वजू खाना रहेगा, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट में कहा है इस बात को कि 91 का एक्ट भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा कोई हाथ नहीं लगा सकता, ना सरकार भी हाथ लगा सकती है। तीसरी बात यह है कि 1991 में हाई कोर्ट ने इसी डिमांड पर स्टे दिया है, क्या वो स्टे खत्म हो गया है? चौथी बात यह है कि कल सुप्रीम कोर्ट इस मसले की सुनवाई कर रहा है। आप क्रोनोलॉजी समझिए कि कोर्ट इतनी जल्दी, माने अभी सर्वे हो रहा है, जो मैं सर्वे को भी गलत कहता हूं, कोर्ट ऑर्डर दे देता है कि उसको सील कर दिया जाए। अब सबकी नजरें अदालत पर है। मंगलवार को कोर्ट में सर्वे की पूरी रिपोर्ट पेश की जाएगी, इसीलिए उससे पहले कोर्ट कमिश्नर कुछ भी खुलकर कहने को तैयार नहीं है। कोर्ट में प्रेषित करेंगे। अब कोशिश करेंगे कि 1-2 दिन कल के डेट में हम लोग प्रेषित कर जल्द से जल्द। जी जी, कोशिश करेंगे कि कल जब तैयार हम लोग जल्द से जल्द देंगे कि लिखित भी देंगे। नहीं, ये कोर्ट का मामला है, ये गोपनीय है। ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी मामले में कानूनी कार्रवाई 2 जगह चलेगी, वाराणसी में और इधर सुप्रीम कोर्ट में। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में सुबह ही याचिकाकर्ताओं की तरफ से मेंशन किया जाए कि वाराणसी में चूंकि 12 बजे करीब सुनवाई होनी है, लिहाजा पहले ही इस पर कोर्ट जो भी एक्शन लेना चाहता है वो ले और उनकी अपील सुने। फिलहाल बड़ा सवाल यह है कि वाराणसी कोर्ट ने जिस याचिका के आधार पर सर्वेक्षण की अनुमति दी है, याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में उस याचिका को ही अवैध और गैर कानूनी बताया है। इनकी दलील ये है कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 30 साल पहले ही इस तरह की याचिका पर स्टे लगा रखा है, अब तक उस पर कोई फैसला या आदेश नहीं आया, तो निचली अदालत ने कैसे इस याचिका को सुना और साथ ही सर्वेक्षण का आदेश दिया। वाराणसी से अर्पिता आर्या, समर्थ श्रीवास्तव और रोशन जायसवाल के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। हमारे देश भारत पर हमला करने वाले आक्रमणकारियों ने मंदिरों को तोड़ा और जमकर उन्हें लूटा। औरंगजेब इस मामले में सबसे ज्यादा कुख्यात। 1645 में अहमदाबाद में चिंतामणि पार्श्वनाथ जैन मंदिर का ये तथ्य सामने आता है कि औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़वाकर मस्जिद का निर्माण करवाया था। 1664 में ग्वालियर का सिद्ध ग्वाली मंदिर तोड़ा गया। 1665 में गुजरात का सोमनाथ मंदिर, 1666 में हरियाणा के पिंजौर में भीमा देवी मंदिर, 1669 में वाराणसी के विश्वेश्वर मंदिर, 1670 में मथुरा का गोविंद देव मंदिर, 1670 में ही मथुरा का केशव राय मंदिर, 1685 में मुरैना का 64 योगिनी मंदिर औरंगजेब के शासनकाल में तोड़ा गया। ये लिस्ट बहुत लंबी है। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के बाद राजनीति काफी तेजी हो गई। ओवैसी खुलकर कह रहे हैं कि भले ही ज्ञानवापी के वजू खाने में शिवलिंग मिल गया हो, लेकिन वहां पर लोग वजू करना बंद नहीं करेंगे।
स्थापना नहीं की थी वो हम लोग को आज दिखने बम बम भोले के नारे क्यों लगा रहे हैं? बाबा है, बम बम भोले के नारे क्यों? आपने देखा अपनी आंखों से? चैलेंजेस जो थे वो कुछ कंफ्यूजन की वजह से न्यायालय द्वारा दूर करने के बाद अच्छे से दोनों पक्षों के सहयोग से शांतिपूर्ण ढंग से पूरा कर दिया गया। एक सपा की सरकार जब श्री मुलायम सिंह यादव जी के समय थी, उस समय से प्रतिदिन जो दर्शन करने के लिए लोग जाते थे उस पर रोक लगा दी गई थी और उसके कारण से वहाँ दर्शन नहीं होते थे। अन्यथा अभी भी आप जाइए वहाँ पर तो देखेंगे जो मस्जिद का पृष्ठभाग है, पिछला हिस्सा है, वहाँ वह सारे चिन्ह, वह सारे प्रतीक, वह सारे स्वरूप दिखाई देते हैं। एक मोटी बात यह कह सकते हैं कि सत्य की विजय होगी, जो सच होगा वो सामने आएगा और सच हमेशा जीतता है। कुएं में मिले, तालाब में मिले, बस मिल गए। तो जो आप लोग दावे कर रहे थे, जो दावे कर रहे थे सोहनलाल जी, जो दावे कर रहे थे वो सभी सही है क्या? तो हम साधुवाद देते हैं। वो शिवलिंग मिला है वजू खाने के पास में, तो हम सबको चाहिए, जितने भी भारत में सभी मजहब के मानने वाले हैं, चाहे जितने भी मजहब हैं हमारे देश के अंदर, हम सबको चाहिए कोर्ट का जो मामला चल रहा है, हमें कोर्ट की मदद करनी चाहिए और उस जगह को छोड़ देनी चाहिए मुसलमानों को। कुछ लोग हैं जो अपनी तरफ से मनगढ़ंत बातें बना रहे हैं कि वो इस वजू खाने की जगह पर शिवलिंग निकला है। मैं समझता हूं कि ये वो लोग हैं जो मुल्क को जो है तरक्की करता हुआ ये लोग पसंद नहीं करते। हिंदू मुस्लिम भाईचारा इन लोगों को पसंद नहीं है और जो है मुल्क को बर्बाद करने के ऊपर वो लोग तुले हुए हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। भगवान नंदी जो प्रतीक्षा कर रहे हैं उनकी जल्दी प्रतीक्षा पूरी हो और प्रभु के दर्शन सबको मिले, ऐसा मेरी व्यक्तिगत इच्छा है। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वे का काम खत्म होने के साथ ही हिंदू पक्ष शिवलिंग के दावे से उत्साहित है। कोर्ट का फैसला भले ही अभी आना बाकी हो, लेकिन बीजेपी और वीएचपी ने माहौल बनाना शुरू कर दिया है। कमरे में शिवलिंग प्राप्त हो गया है, बहुत आनंद का समाचार, और दोनों पक्षों की और उनके वकीलों की उपस्थिति में उसे प्राप्त किया गया है। इसलिए वो स्थान जहां शिवलिंग है वो मंदिर है। सबसे बड़ी बात यह है कि शिवलिंग आज प्राप्त हो गए और शिवलिंग के प्राप्त होने के बाद बुद्ध पूर्णिमा के दिन प्राप्त हो गए, सोमवार के दिन प्राप्त हो गए और आज सोमवार बाबा का दिन होता है और आज के दिन प्राप्त होना, आज के दिन सूचना मिलना, यह खुशियों को शब्द नहीं दिया जा सकता। काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदुओं की आस्था से जुड़ा मामला है, जिसे आक्रमणकारियों ने कई बार मिटाने की कोशिश की है। 4वीं 5वीं सदी में कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण गुप्त काल के दौरान हुआ। चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने ये मंदिर बनवाया। चंद्रगुप्त द्वितीय इतिहास में विक्रमादित्य के तौर पर प्रसिद्ध हुए। सन 635 में चीन के तीर्थयात्री ह्यून सांग ने अपनी लेखनी में वाराणसी के मंदिर का जिक्र किया। वर्ष 1194 से 1197 के बीच मोहम्मद गौरी के आदेश पर मंदिर के कुछ हिस्से तोड़े गए। इसके बाद कई बार इस मंदिर को तोड़ने और जोड़ने का सिलसिला चलता रहा। आखिरी दफा औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ा और ज्ञानवापी मस्जिद उसकी जगह बनाई। साल 1776 से 1778 के बीच रानी अहल्याबाई होलकर ने ज्ञानवापी मस्जिद के ठीक बगल में दोबारा मंदिर निर्माण करवाया। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं।
हिंदू पक्ष की तरफ से बड़े दावे के बावजूद AIMIM चीफ अड़े हुए हैं और क़यामत तक ज्ञानवापी के मस्जिद होने की बात कह रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और हमारा काम यह है कि हम अपनी मस्जिदों को आबाद रखें। मामला काशी के ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ा है, इसलिए इसने कश्मीर से कन्याकुमारी तक सियासी माहौल गर्मा दिया है। महबूबा मुफ्ती दावा करती हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर भारत आने वाले पर्यटकों का टोटा पड़ जाएगा। दुनिया उसको मानती है और क्या क्या बंद करेंगे, ताजमहल बंद करेंगे, कुतुब मीनार बंद करेंगे, लाल किला बंद करेंगे, क्या क्या बंद करेंगे। फिर हमारे मुल्क में जो टूरिज्म है 50% तो इस वजह से आता है जो मुगलों ने हमारे यहाँ अपने असासात बनाए हैं, अपनी तामीरात की हैं, उसको देखने के लिए आते हैं। 50% लोग हमारे मुल्क में सिर्फ ताजमहल देखने को आते हैं और जो जितनी भी हेरिटेज है उसमें मुगलों का सबसे बड़ा हाथ है। उसके बाद जो कुछ बचता है टूरिज्म वो इस मुल्क में कश्मीर को देखने के लिए आते हैं। तो जब दोनों चीजों को ये बिगाड़ने पे तुले हुए हैं, पहले तो बेरोजगारी इतनी है, अगर टूरिज्म को भी ये खत्म करना चाहते हैं तो बेरोजगारी और बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ाएं, क्या कह सकते हैं। कभी बीजेपी की सहयोगी रही महबूबा मुफ्ती अब मोदी सरकार की सबसे बड़ी आलोचकों में से एक है, लेकिन आंकड़ों से वो मात खा गई, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक महाराष्ट्र में आते हैं। इसके बाद तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश का नंबर है। दिल्ली, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब, केरल, बिहार और गोवा भारत आने वाले पर्यटकों की पसंद होते हैं। बड़ी बात यह है कि पर्यटन के लिहाज से टॉप 10 राज्यों में जम्मू कश्मीर का नंबर नहीं आता। तो भारत में आने वाले पर्यटक सिर्फ मुगलों के बनाए स्मारक देखने नहीं आते। आंकड़े तो ऐसी ही गवाही देते हैं। वहीं आतंक से जूझने वाले जम्मू कश्मीर में महबूबा जैसे सियासतदान घूमने फिरने लायक माहौल बनाने में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। लेकिन बीजेपी की मंशा ज्ञानवापी के मामले को दूर तक ले जाने की है। ये काम नेहरू अगर आजादी के बाद आक्रांताओं के द्वारा, मुगलों के द्वारा किए गए अन्याय की जांच शुरू करवानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की और हिंदू और मुसलमानों में खाई पाटने का काम किया और ओवैसी कोर्ट पर भरोसा रखे, धमकावे, डरावे, दबाव न डाले, सुपर जिन्ना बनने की कोशिश न करे। बार बार अपने मुसलमान भाइयों से कहती हूँ कि इनको बोलो एक ही बार हमें मस्जिदों की लिस्ट बताओ जिस पे आपकी नजर है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा हम जहाँ सजदा करेंगे हमारा अल्लाह वहीं है। मगर इनको शर्त ये है कि अगर किसी मस्जिद में इनको कोर्ट के जरिए या किसी जरिए ये साबित होता है कि इसमें जो पहले भी बाबरी मस्जिद में तो कुछ भी साबित नहीं हो, मगर क्या ये हमें गारंटी देंगे बीजेपी वाले कि 2 करोड़ नौकरियां जो इन्होंने बोला साल की, उससे नौजवानों को 2 करोड़ नौकरियां देंगे। कहते हैं काशी शिव की बनाई नगरी है, जिसके कण कण में शिव मौजूद है। कई इतिहासकारों की तरफ से कहा जाता है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर शिवलिंग मस्जिद के भीतर छिपा दिया था। हिंदू पक्ष के ताज़ा दावे ने इस थ्योरी को पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत कर दिया है। वाराणसी से अर्पिता आर्य, समर्थ श्रीवास्तव और रोशन जायसवाल के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। ऐसा पहली बार नहीं है जब मस्जिद को मंदिर बताया जा रहा हो। धार्मिक स्थलों से जुड़े विवाद दुनिया भर में फैले हुए हैं। पिछले साल जुलाई की ही बात है, हागिया सोफिया नाम के ऐतिहासिक म्यूजियम को मस्जिद बनाने का ऐलान किया गया। हागिया सोफिया 1500 साल पुरानी यूनेस्को की विश्व विरासत है, जो मूल रूप से मस्जिद बनने से पहले चर्च हुआ करती थी। हागिया सोफिया दुनिया के सबसे बड़े चर्चों में से एक रहा है। इसे 6वीं सदी में बाइजेंटाइन सम्राट जस्टिनियन के आदेश से बनाया गया था। जब उस्मानिया सल्तनत से 1453 में कुस्तुनतुनिया, जिसे बाद में इस्तांबुल शहर का नाम दिया गया, शहर पर कब्जा किया तो इस चर्च को मस्जिद बना दिया गया। उस्मानिया सल्तनत के खात्मे के बाद मुस्तफा कमाल पाशा ने 1934 में इस मस्जिद को म्यूजियम बनाने का निर्णय किया, लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान ने चुनाव में इसे मस्जिद बनाने का वादा किया और सत्ता में आने के बाद इसे एक बार फिर मस्जिद में बदल दिया गया। अब कंबोडिया के विशाल अंगकोर वाट मंदिर के बारे में आइए हम आपको बताते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा
हिंदू मंदिर है। कंबुज के राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने 12वीं सदी में भगवान विष्णु का यह विशाल भव्य मंदिर बनवाया था, लेकिन इन दिनों यहां भगवान बुद्ध विराजमान। यूरोपीय देश स्पेन में इस्लामिक शासन 711 ईस्वी से 1492 ईस्वी तक माना जाता। अपने शासन के शुरुआती दिनों में स्पेन में इस्लामिक शासकों ने बड़ी संख्या में गिरजाघरों को मस्जिद में बदल दिया था। बाद में जब वहां पर ईसाइयों ने इस्लामिक शासन को उगाड़ फेंका तो उन मस्जिदों को अपने मूल स्वरूप में वापस लाया गया। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।